एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा विद चित्रा और आज के हमारे खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। आजादी के बाद अगर इनके मंत्रालय पर आप नजर डालेंगे तो शायद ही किसी शख्सियत के नाम वो उपलब्धि हासिल हुई हो जो नितिन गडकरी के नाम हुई है। आम जनता से लेकर सत्ता पक्ष या विपक्ष के जितने भी चेहरे हैं, एक सुर से सभी इनके खूब तारीफें करते हैं। कई बार इनकी ओर से दिए गए बयान खूब सुर्खियां बटोरते हैं तो कई बार अपने ही पक्ष के लोगों के लिए असहज स्थिति भी पैदा कर देते हैं। लेकिन हर मुद्दे पर बेबाक अपनी राय रखने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आज हमारे खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। कैसे हैं सर आप? नमस्कार, थैंक यू। 11 सालों की बड़ी उपलब्धियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जब आप 11वीं में पढ़ाई कर रहे थे उस समय आपके 52% नंबर आए थे। अब जब 11 सालों की अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को लेकर आप जनता के सामने साक्षात्कार कर रहे हैं, कितने नंबर खुद को अपने मंत्रालय को आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अपने को नंबर नहीं दूंगा, नंबर देने का काम जनता का है। आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में, नॉर्थ ईस्ट का राज्य हो, कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, या तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल हो, या गुजरात, महाराष्ट्र हो, या अरुणाचल, त्रिपुरा, मेघालय हो, आप कहीं भी जाइए और वहाँ के कॉमन मैन का फीडबैक लीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमने रोड का काम जो 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हमारी जब सरकार बनी उसके बाद जो हमने काम किया है, जो 60 साल में कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, वो 11 साल में रोड सेक्टर में हमने करके दिखाया। एक्सप्रेस हाईवे हुए, अनेक जगह पर 4 लेन रोड हुए। मेरे पास डाटा है कि विशेष रूप से देखिए कि 4 लेन एंड अबाव 18,278 किलोमीटर 2014 तक थे। अब वो 2.5 गुना बढ़े 48,430 किलोमीटर हुए। जो 2 लेन थे पेशल रोड 45,399 किलोमीटर थे, वो दुगने हो गए 84,774 किलोमीटर हो गए। हाई स्पीड कैरिडोर जो एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे होते हैं, वो 557 किलोमीटर थे, वो 4,678 किलोमीटर 8.5 टाइम्स बढ़े। यानी 50 लाख करोड़ के अभी तक हम काम कर चुके हैं। हमने केवल रोड नहीं बनाया, पोर्ट कनेक्टिविटी को जोड़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि अभी IIM बेंगलोर और IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने अध्ययन किया और हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है आत्मनिर्भर भारत या आर्थिक शक्ति बनने में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। और एक्सपोर्ट बढ़ने में अड़चन ये है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की 12% है और चाइना की 8% है। और मुझे खुशी है कि तीनों संस्थाओं ने IIT चेन्नई, IIT कानपुर और IIM बेंगलोर ने ये जो अध्ययन किया है, इसमें से उन्होंने रिकमेंड किया है, कहा है कि 4 से 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। यानी 16% से 6 ने 10% पे आएगी और इस साल के एंड तक हम सिंगल डिजिट 9% पे आएंगे। तो 6% रोड पर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है आखिर बिजनेस करना। तो मुझे लगता है ये बड़ी उपलब्धि है और देश की GDP में भी बड़ा योगदान रहने जा रहा है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने रिलीजियस टूरिज्म बढ़ाने के लिए जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री 12,000 करोड़ का रोड बनाया, 3 गुना लोगों की संख्या बढ़ गई। राम वन गमन यात्रा, ये काम अभी हम कर रहे हैं। राम जानकी मार्ग, अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा जी, ब्रज 84 कोसी परिक्रमा, अयोध्या रिंग रोड, बुद्धा सर्किट जो 22,000 करोड़ का हमने बनाया, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उन्होंने ज्ञान दिया और जहाँ उनका देहावसान हुआ। अब ये देखने के लिए साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, थाईलैंड इतने बड़े प्रमाण पर लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। ये टूरिस्ट बढ़ गए, इसका कारण बुद्ध सर्किट के रोड अच्छे हुए 1600 किलोमीटर। बिल्कुल। और इसका बहुत बड़ा 4 धाम प्रोजेक्ट, जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र में 12,000 करोड़ का पालकी मार्ग बनाया। कैलाश मानव सरोवर का रोड 85 to 90% हो गया है। बेट द्वारका, ओखा, सुदर्शन सेतु ये हो गया। विंध्यवासिनी अयोध्या। इतना ही नहीं,
तो हर स्टेट के जो बड़े बड़े तीर्थाटन करने वाली जगह थी, लगभग 99% हमने अच्छे रोड से जोड़ दिए। और इसका सबसे उदाहरण प्रयागराज में आया। बिल्कुल। यानी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से दूर से लोग अपने गाड़ियाँ लेकर आए और पहली बार ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि अपने खुद की गाड़ियाँ लेकर लोग प्रयागराज आए। अब वो इतनी गाड़ियाँ आई तो योगी जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि 2 लाख या 2.5 लाख करोड़ का जीडीपी बढ़ा। हाँ। कितना पेट्रोल लिया होगा, कितने रेस्टोरेंट चले होंगे, कितना रोजगार निर्माण हुआ होगा। तो देश के आर्थिक विकास में रोड ने बहुत बड़ा काम किया। ये बात मुझे इसलिए याद आती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और अब भारत के रोड अच्छे बन रहे हैं, जिसके कारण मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी, हमारा विकास होगा और निश्चित रूप से ये विकास दिख रहा है। आप बहुत बड़े बड़े सपने भी दिखा रहे हैं देश को। आप तुलना करते हुए कहते हैं कि अमेरिका जैसी रोड अगले 2 साल में हो जाएगी, और आप तुलना करते हुए ये भी कहते हैं कि आगे आने वाले वक्त में बसें चलती हुई आसमान में दिखाई देंगी। मतलब जिनके पास अगर पैसे नहीं है कि वो हवाई जहाज में बैठ पाएं, तो उनके लिए आसमान में बस चलाने का फॉर्मूला आप लेकर आए हैं। ये बड़े बड़े सपने साकार हो पाएंगे क्या? और एक और सवाल, आपने जो प्रयागराज का जिक्र किया, जब आप कहते हैं कि देश की जीडीपी में या उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा योगदान रहा, जो लोग गाड़ियां लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन हमने घंटों का 8-8 घंटे का लंबा जाम भी देखा था वहां पर, जिसके चलते लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, अगर एक संख्या अगर इतनी बड़े प्रमाण पर होगी तो उतनी कैपेसिटी तो एक प्रयागराज में कुंभ के लिए आई थी। तो संख्या कोई कुंभ के लिए रोड डिजाइन नहीं होते ना। रोड तो जो होते हैं रूटीन ट्रैफिक के हिसाब से होते हैं। तो पहली बात तो ऐसी है कि कभी ऐसे विशिष्ट घटना में, जैसे एक आधी जगह शादियाँ होती, मुहूर्त तो एक दिन 50 शादी हुई, तो उस शहर में जाम होता है। तो शादी रोज़ नहीं होती। तो मैं आपको पहली बात बताऊंगा कि कुंभ में अनएक्सपेक्टेड बहुत लोग आए, फिर भी ये ठीक प्रकार से इसलिए हुआ पाया कि क्योंकि रोड कम से कम बड़े बने थे, जिसके कारण रोड आ पाए। आपने जो बात कही, मैं भी आपको एक सवाल पूछता हूँ कि 11 साल में मैंने दिखाया हुआ सपना पूरा नहीं किया, ऐसा कौन सा सपना है? सड़कों के मामले में तो यकीनन आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, और जैसा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष हर तरफ से आपकी तारीफ होती है, लेकिन जब जाम की बात होती है तो उससे बाकी तो छोड़िए, आप खुद जाम में फंसते हैं जब आप दिल्ली से गुरुग्राम जाते हैं। आपने पहले भी 2 साल पहले कहा पुरानी बात हो गई, मैं ठीक, अभी भी वही हाल है ना? अभी नहीं है। आपको फिलहाल आप करिए, आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे जाइए। द्वारका एक्सप्रेस से अभी 15-20 दिन में UR2 ओपन हो रहा है, और उसमें हमने टनल बनाई है आर्टिफिशियल। उसके 24 लेन का रोड है वहाँ, एक पिलर पे 4-4 रोड बने हुए पिलर है, पिलर पर। और वसंत विहार को टनल जा रही है और इधर एयरपोर्ट पर डायरेक्ट आ रही है। अभी वहाँ के आज आप जाके वो टनल देख के आइए। अब परिस्थितियाँ बदल गई, फिर भी जी रोज संख्या बढ़ रही है। हमने दिल्ली मुंबई हाईवे बना, अभी दिल्ली देहरादून नया बना रहे, 2 घंटे में देहरादून होगा। आज मुझे बताइए, दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, 45 मिनट में आ रहे। अब दिल्ली से कटरा बन रहा है, दिल्ली से जयपुर नया रोड बना है 2 घंटे में। देखिए, एक बात जरूर है कि जो बात हमने कही वो कि जहाँ तक आप कह रहे ना कि भाई आसमान में उड़ने वाली बस, ये कंसेप्ट ऐसा है कि हम 360 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, इसके प्रपोजल हमारे पास आए। उसमें से 60 पर काम शुरू हुआ है, काम भी शुरू हो चुका है। अभी ये बद्रीनाथ, ये जो केदारनाथ है जी, यहाँ हमने 5000 करोड़ का रोपवे बना रहे हैं, और वो 5000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर खर्चा करेगा, उल्टा 800 करोड़ रॉयल्टी देगा हमको। अच्छा, हाँ, तो अभी वर्क ऑर्डर दिया हमको। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बड़े प्रमाण पर काम करा। अभी ये जो आपको हवा में उड़ने वाली स्काई बस की बात है, ये है कि जैसे धौला कुआं से मानेसर, इसका अध्ययन कर रहे हैं हम लोग जी, और इसमें डायरेक्ट पॉइंट्स होंगे ऊपर में, वो 25 से 135 सीट तक होते हैं। वहाँ लोग बैठेंगे और डायरेक्ट एक स्टेशन पे उतर के डायरेक्ट धौला कुआं से निकलकर, मतलब जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर लोग बड़े प्रमाण पर जाएंगे तो उतने गाड़ी, आप पैसे भी तो वसूलेंगे ना खूब उन लोगों से, बिठाएंगे हवा में बस में, तो पैसे भी खूब वसूलेंगे गडकरी साहब। देखो, पैसे ऐसा है, अगर आपको इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अगर आप बस में बैठते हो तो क्या फुकट में बैठोगे? अगर आप मेट्रो में बैठोगे तो फुकट में बैठोगे? अगर आप इस बस में बैठोगे, स्काई बस में थोड़ी। अभी मैं नागपुर में एक नई बस ला रहा हूँ,
जो फ्लैश चार्जिंग बस है, पहला पायलट प्रोजेक्ट है, 135 सीटर बस है, एक ही बड़ी बस पूरी, और उसमें फ्लैश चार्जिंग यानी चार्जर नीचे आता है और आधा मिनट में बस चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रिक से। ये हिटैची और सिमेंस की टेक्नोलॉजी है और टाटा और एकी 2 कंपनियां उसकी ये कर रही है, रोलिंग स्टॉक बना रही है। 16 तारीख को टेंडर रिसीव हो रहा है और ये जो बस है ये पूरी घूमेगी। ये तो नागपुर में करवा दिया नहीं, ना ये आपने, पायलट- बाकी जगहों पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए कितनी परेशानी का सामना करना ये पड़ता है। पायलट प्रोजेक्ट है और इसका रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। अब गडकरी जी नागपुर से आते हैं तो वहां पर सबसे पहले सारे टेस्ट वहीं करवा ले रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट अभी यहाँ भी शुरू करेंगे ना। और एक निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस नहीं लाए, हमने इलेक्ट्रिक कार नहीं लाई, ये जितने बड़े प्रमाण पर देश में लगातार फ्लेक्स इंजन की कार लाई। अब मेरे पास गाड़ी है फ्लेक्स इंजन की, 25 रुपये लीटर पेट्रोल एवरेज की तुलना 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होता है। अब आपको क्यों सोचना है 25 रुपए लीटर पेट्रोल की गाड़ी में चल रहे हैं गडकरी साहब? ये तो आम लोगों को सोचना है ना कि उनको कितना सस्ता। जब मैंने इसके पहले आपका इंटरव्यू किया था, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर आपने कहा था कि बहुत जल्दी वो सस्ती हो जाएंगी, वो डीजल और पेट्रोल गाड़ियों के बराबर होंगी, लेकिन अभी भी उनके दाम बहुत ज़्यादा हाई हैं। कब कम होंगे वो? जब हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी शुरू की तब लिथियम आयन बैटरी की कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी। आज $65 पर किलोवाट पर आवर कीमत आई है। अब कंपटीशन आ रही है। आप टाटा की, महिंद्रा की भी गाड़ियाँ कितनी सस्ती अच्छे अच्छे डिज़ाइन आ रहे हैं, वेटिंग लिस्ट है। मेरे पास कई पत्रकार आते हैं कि आउट ऑफ टर्न में गाड़ी दिलाओ करके। आज बड़े प्रमाण पर डिमांड 50-70% बढ़ गई है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, दिल्ली में आप सब बसेस अब इलेक्ट्रिक देखने लगी। बसेस की भी डिलीवरी नहीं मिल रही, इतनी ऑर्डर है। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है, तो रिवोल्यूशन बहुत बड़े प्रमाण पर हुआ है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चार्जिंग की कोई समस्या नहीं है। देखिए अभी आप जो कार ले रही है उसमें हमने एक अध्ययन किया था कि एक स्कूटर दिन भर में मैक्सिमम 26 से 28 किलोमीटर चलती है। तो अभी स्कूटर जो आती है वो एक बार चार्ज की रात को घर में, तो 125 किलोमीटर के लिए, तो कहीं बाहर जाने की चार्जिंग की ज़रूरत नहीं। अब कार 300 से 450 किलोमीटर चार्ज होती है, तो आप दिल्ली में कितना भी घूमे तो 80 किलोमीटर घूमते हैं, तो रात को घर में जाके चार्ज होती है। समस्या कहाँ है? जब दिल्ली से मुंबई आप इलेक्ट्रिक कार जाओगी तब, दिल्ली से कलकत्ता जाओगी तब, दिल्ली से लुधियाना पंजाब जाओगी तब, तो उसके लिए हम रोड पर हमारी 670 रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं और सब जगह चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्था भी होगी। आप रेस्टोरेंट में जाओगे तब तक गाड़ी चार्ज होगी, फिर आप निकल जाओगे। और मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति ऐसा है क्या कि मैं चार्जिंग कर मेरी गाड़ी रास्ते में अटक गई? ये लोगों के मन में भरा हुई बात है, ये पूछती चार्जिंग नहीं हो रहा। देखो जैसी डिमांड बढ़ती है वैसे चार्जिंग स्टेशन बढ़ते हैं। अभी सीएनजी के स्टेशन बने, पहले जब शुरू हुआ तो लाइन थी पेट्रोल पंप पर, अब सीएनजी के पंप इतने हो गए तो दिल्ली में लाइन है नहीं है। तो ये शुरुआत में थोड़ा बहुत होता है, अभी कुछ नहीं। अपनी बड़ी उपलब्धियों में बार बार आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उसके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर दिल्ली से दौसा की अगर मैं बात करूं तो सवाल उठाए गए थे। उससे निपटने के लिए नितिन गडकरी क्या करते हैं? पहली बात तो ऐसी है कि हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी उपयोग में लाई थी, उसके कारण कुछ प्रॉब्लम आए थे। उसमें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड था, कॉन्ट्रैक्टर की गारंटी थी और कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम पूरी तरह फिर से नए से करा के दिए। कई प्रॉब्लम नहीं। आप अभी जाके आइए दौसा तक, एक भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं फिर से जाम की समस्या पर, आपने बेंगलुरु का जिक्र किया, दिल्ली गुरुग्राम का हम जिक्र कर रहे हैं, मुंबई में कई देश के हिस्सों में जाम की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है लोगों को। आप एआई के जरिए उसको हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आपके मंत्रालय ने इस दिशा में अपने कदम कैसे आगे बढ़ाए हैं? देखिए अभी पूरे बड़े शहरों के लिए अभी बेंगलोर में हम 17,000 करोड़ का रिंग रोड बना रहे हैं। अभी 4-5 पैकेज हुए, बाकी पूरा करें। बेंगलोर से चेन्नई नया रोड बना रहे 2 घंटे में। बेंगलोर से मैसूर बना रहे हैं। अभी बेंगलोर के अंदर से भी हम एक 2 बड़ी टनल बनाकर अंदर से नीचे से रोड ले जाकर एक कोशिश कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। अभी दिल्ली में 1 लाख करोड़ के काम हम कर रहे हैं, 25,000 के और ज़्यादा के कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले आपकी ओर से ऐलान भी किया गया था इस हाँ, बाबत। अब मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, मेरे पास है। दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का भी पानीपत से एयरपोर्ट 3.5 घंटे लगते हैं, नीचे के टनल से डायरेक्ट एयरपोर्ट T3। तो ये अभी बड़े प्रमाण पर जो काम हो रहे हैं, इस साल दिसंबर तक दिल्ली में काफ़ी बड़े काम हो रहे हैं। पर एक बात सच है,
हम जितने रोड बना रहे उतनी गाड़ियाँ बढ़ रही। बिल्कुल। पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल दोनों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा है कि आखिर कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या है। तो हमें फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अब उसके समाधान की दिशा में तो सरकार की ओर से कोई कोशिशें जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तो फिलहाल दिखती हुई नजर नहीं आती हैं। ये तो विषय मेरे हाथ में नहीं है, पर एक बात जरूर है जी कि आने वाले समय में निश्चित रूप से ट्रैफिक जाम से लोगों को, अभी मैं आपको आज मैं आ रहा था एयरपोर्ट से तो मैं याद कर रहा था धौला कुआं। आप याद करिए, मैं मंत्री जब था 5 साल के पहले धौला कुआं की स्थिति क्या थी। जो भी एयरपोर्ट ज़्यादा अनेक लोगों की फ्लाइट चली कैंसिल बिल्कुल हो जाती, पर आज धौला कुआं में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे हमने ट्रैफिक जाम के पॉइंट कौन से ढूंढे और वो रोड बना रहे और उसमें निश्चित रूप से लोगों को राहत मिलेगी। आपको लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मदद करेगा ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए? हाँ, कैसे? हमने स्टडी किया, हमने दिल्ली का स्टडी किया, ठाणे का स्टडी किया और उसमें कौन लोग हैं, कितने लोग आते हैं, कितने समय ट्रैफिक होता है, क्या होता है, कहाँ डाइवर्ट करना चाहिए, कुछ उपयोग भी करें। थोड़ा सा लोगों का भी सहयोग चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। ये आके गाड़ी उधर घुसा देते, वो उधर घुसा देते, तो धीरे धीरे लोगों का भी प्रशिक्षण करना और ये नए नए रोड का एक्सपांशन करना, एलिवेटेड रोड बनाना। अभी हम लोग चेन्नई में नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर एक ही पिलर पर और ऊपर में मेट्रो। अभी नागपुर में बनाया नीचे में रोड, फिर फ्लाईओवर, फिर मेट्रो। अभी पूना में 50,000 करोड़ के 3 बना रहे ऐसे, नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर पे मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बड़े प्रमाण पर अब क्योंकि रोड बढ़ाने के लिए जगह नहीं, बिल्डिंगें थोड़ी एक्वायर कर सकते हैं, समस्या है। लोगों को कैसे समझाएंगे नितिन गडकरी जी कि वो अपनी लेन में चलें, वो कम से कम ट्रैफिक नियमों का पालन करें? क्योंकि हमारे देश में ये समस्या है, जब तक चालान उनका नहीं कटता है तब तक बिल्कुल आराम से अपने हिसाब से लोग गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। अब चालान भी कटने लगे, पेनल्टी भी बढ़ गई, तो लोग वो भी चिल्ला रहे। अभी रेड सिग्नल होगा तो रुकना पड़ता है, नहीं तो कैमरा फोटो निकालता है। अभी हम लोग टोल नाके कैंसिल कर रहे हैं, पूरा आपका जहाँ से जाओगे वहाँ फोटो, आपकी नंबर प्लेट और हमारा फास्ट ट्रैक दोनों का स्कैनर और कैमरा ले लेगा और जहाँ से निकलोगे वहाँ का लेकर जितना पैसा उतना बैंक अकाउंट से निकल जाएगा, रुकने की जरूरत नहीं कहीं। सीधे आप बैंक अकाउंट से ही पैसे निकाल देंगे मोबाइल पे मैसेज भेजकर कि इतने पैसे निकल रहे हैं क्योंकि आपने ट्रैफिक रूल का। आप होटल में जाती है और बाद में ऐप से पैसे देती है, वो क्या है? वही है। आप तो डरा रहे हैं गडकरी साहब, आप डरा रहे हैं लोगों को नहीं, कि आपने कहीं पर भी ट्रैफिक रूल तोड़ा तो बिना बताए आपके पैसे काट लिए जाएंगे। नहीं, मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि इतने पैसे अब आपके कटेंगे। ट्रैफिक वायलेशन के लिए नहीं, टोल जो देना पड़ता है उसके लिए। ट्रैफिक के लिए फोटो निकलेगा, फाइन लगेगा और उनका फोटो हमारे पास रील होंगी इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम के द्वारा। आपने कहा वायलेशन किया, हम उसको दिखा देंगे, फिर फाइन लगे उससे। आपके बहुत सारे फोटोग्राफ्स आपके अच्छे कामों के लिए जो आपने अपने मंत्रालय के लिए किए हैं इस वजह से वायरल होती हैं, तो टोल मंत्री के तौर पर भी बड़े मीम्स बनते हैं। मुझे लगता है कि मौजूदा वक्त में किसी मंत्री का अगर सबसे ज़्यादा मीम बनता है तो वो नितिन गडकरी जी हैं। ये टोल पे इतने पैसे क्यों वसूले जाते हैं? आम जनता के ये सवाल है आपसे। पूरा तैयारी हो गई, आज ही मैं आया हूँ, 2-4 दिन में हम डिक्लेयर कर देंगे। क्या टोल के बारे में कोई तकरार नहीं होगी। क्या कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं मुझे लग रहा है हमारे दर्शकों को? आप कह रहे हैं कि टोल के कारण आम लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसी योजना जाहिर कर रहा हूँ जिससे लोगों को राहत मिलेगी, टोल की कोई तकरार नहीं करेगा, इतना ही मैं आज बता सकता हूँ। थोड़ा सा सब और मतलब ये तो बस इशारा हो गया ना, इससे ज्यादा मैं 3 दिन के बाद बता पाऊंगा। 3 दिन के बाद क्या खुलासा करने जा रहे हैं आप? तो नोटिफिकेशन आएगा, मुझे अभी साथ साइन करना, डिक्लेयर करना। हमारी इतनी बड़ी टीम जो यहाँ पर बैठी हुई है वो भी बहुत और जितने दर्शक हमारे करोड़ों इस वक्त देख रहे हैं एबीपी न्यूज के, वो भी जानना चाह रहे हैं कि थोड़ा इससे आगे बढ़ के बताइए क्या होने जा रहा है, क्या टोल मुक्त होने जा रहा है? 3 दिन के अंदर ऐसी स्कीम हम जाहिर कर रहे हैं कि उनकी टोल के बारे में कोई तकरार नहीं रही। तो मैं अब दर्शकों को ये जानकारी दे देती हूँ कि अब आपको टोल टैक्स नहीं देना होगा, क्या ये सही बात है? ऐसा या बहुत कम देना होगा? ऐसा मैंने नहीं कहा है। कितने फीसदी देने पड़ेंगे? वो अभी ज्यादा मत पूछिए, मैं 3 दिन के बाद आपको बताऊंगा, पर जो कुछ हम डिक्लेयर करेंगे उससे लोगों का समाधान हो जाएगा। मतलब लोगों ने आपको ट्रोल करके टोल मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम किया, जिसके बाद अब नितिन गडकरी जी उस पर फैसला नहीं जा रहे हैं। 3 दिन के बाद मुझे कोई ट्रोल ही नहीं करेगा।
कोई ट्रोल ही नहीं करेगा? नहीं। क्या फैसला होने जा रहा है? मैं बता दूंगा आपको 3 दिन में, आज नहीं बता पाऊंगा। अभी 3 दिन का इंतजार करना होगा। तो मैंने बता दिया दर्शकों को, बहुत बड़ी खुशखबरी, गुड न्यूज़ आने वाली है आपके पास, और 3 दिन के लिए हालांकि उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा, लेकिन इसके जरिए आपके पैसे अब जेब में रहेंगे, कम से कम ये उम्मीद मैं कर सकती हूँ आपकी बातों से। और गडकरी साहब जब मुस्कुरा के कोई बात कहते हैं तो यकीनन लोग उससे थोड़ी राहत महसूस कर सकते हैं कि टोल मंत्री कहना बड़ा फायदेमंद हमारे लिए साबित हुआ, और ये तो अब एग्जाम्पल बन जाएगा, बाकी मंत्रियों को भी इसी तरह से अब ट्रोल करेंगे लोग। एनीवे, जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है सर, उसके साथ साथ चुनौतियां भी बहुत सारी बढ़ती हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है गूगल मैप्स के जरिए कई लोगों ने फॉलो किया उसको एज इट इज, और उसके बाद वो हादसे का शिकार हो गए। ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद, यूपी के महाराजगंज से और भी देश के कई हिस्सों से इस खबरें सामने आई हैं। तो नेविगेशन कंपनियों के साथ क्या कोई बातचीत इसको लेकर चल रही है? हादसे क्यों हो रहे हैं गूगल मैप्स फॉलो करते हुए व्यक्ति के साथ? देखिए, ये विषय हमारे साथ तो संबंधित नहीं है, पर निश्चित रूप से कभी कभी ये गलत होने के कारण लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। उन कंपनियों ने अपने समय समय के अनुसार कुछ गलतियाँ होगी तो लोग उनको बताते हैं, वो रेक्टिफाई करते हैं। थोड़ा हमें भी हमारे अधिकार क्षेत्र में ये कंपनियाँ नहीं आती, पर हम लोग जरूर इसके बारे में अध्ययन करके जो कुछ बातें कमी है उसमें कुछ कर सकते तो देखेंगे। लेकिन लोगों को क्या सलाह आप देना चाहेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल आंख बंद करके लगा लिया गाड़ी में और उसके बाद उसको वो फॉलो कर रहे हैं। एक व्यक्ति की अभी हाल ही में जान चली गई और ऐसे बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। 99% तो परफेक्ट होता है। तो पहली बात तो ऐसी कि जहाँ एक गलत होता है तो हम तुरंत उन कंपनियों को इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपका ये गलत है, आप इसको वेरीफाई करो। जनरली वो इन्फॉर्म न मिलने के कारण वो फिर से दूसरी बार गलती होती है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ सोचना होगा। अभी तक हमारे तरफ ये विषय आया नहीं है, पर ये समस्या आ रही है, हम इसके ऊपर अध्ययन करके कुछ उपाय ढूंढेंगे। जहां पर इस तरह के हाईवे बन रहे हैं, अगर वहां पर भी कुछ लगा दिया जाए, बैरिकेडिंग कर दी जाए कि अभी निर्माणाधीन है, इस तरह की व्यवस्था भी नहीं की जा रही है और लोगों की गाड़ियां फर्राटे से ऊपर चढ़ रही हैं, कोई हवा में लटक जा रहा है, कोई जाकर पता चल रहा है गाड़ियां नीचे। हमारे यहाँ तो अभी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। हम लोग पैरेलल रोड भी बनाते हैं और इसकी चिंता करते हैं कि लोगों को इसकी तकलीफ ना हो, और हमने इससे सूचनाएं भी दी है। अगर NHAI में कहीं ऐसी अगर घटना होती है, क्योंकि रोड सब हमारे नहीं है, मैं केवल राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूँ। कोई सिटी रोड होते हैं, कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड होते हैं, या दिल्ली में DDA के रोड होते हैं, तो अलग अलग एजेंसी है। कोई स्टेट गवर्नमेंट के रोड होते हैं, PWD के, कोई विलेज रोड होते हैं। तो मैं केवल NH के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और लेकिन अब देश में ये हालत हो गई है कि कहीं पर भी रोड की कोई परेशानी या समस्या होती है तो गडकरी जी से सीधे सवाल पूछा जाता है, क्योंकि ये बात भी सच है कि बाकी मंत्रियों के बारे में या उनके कामकाज के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। प्रॉब्लम होता है कि कहीं पर भी रोड खराब है, गडकरी जी से सवाल पूछा जाएगा। रोड जो मैं बनाता नहीं, हाँ, उसका क्रेडिट भी मुझे मिल जाता है कि ये इन्होंने बनाया, जबकि वो स्टेट बनाती है। ये भी बात है कि और जहाँ पे गड्ढे होते हैं उसका सारा खामियाजा भी आपके सिर पर मेरे सोशल मीडिया पे आते, फिर मैं उनको क्लियर करता हूँ कि ये रोड स्टेट गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं। ठीक है, आपने 2014 में जब पदभार संभाला था, एक तो आपने अपने मंत्रालय में ऐसे अंगद की तरह पैर जमा दिए हैं कि वहां से मतलब थोड़ा बहुत भी आपको हिला पाना किसी के लिए भी पूरी तरह से नामुमकिन है। जब आपने 2014 में अपने मंत्रालय का पदभार संभाला था, तब 91,000 किलोमीटर के आसपास NH नेटवर्क का पूरा जाल था। वो 2024 का आंकड़ा बताता है तकरीबन 1.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है, और इसी वजह से कोई आपको एक्सप्रेस वे मैन कहता है। मौजूदा वक्त में आपको कई लोग कहते हैं कि आज के आप दशरथ मांझी हैं, कि जहां चाहते हैं वहां पर अपने कदम रखकर रोड बना देते हैं। तो जब इन नामों से आपको संबोधित किया जाता है तो गडकरी जी को कैसा लगता है, या आप खुद अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? मैं कुछ नहीं समझता, ना कुछ मानता हूँ। मैं इतना ही समझता हूँ कि मुझे जो टाइम मिला है उसमें मैं कितना ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ, इस देश के लिए कितने अच्छे रोड बना सकता हूँ, लोगों का जीवन कितना सुसह्य बना सकता हूँ। और एक मेरे दुख और दर्द का भी विषय है कि मैं चाहते हुए भी रोड एक्सीडेंट कम नहीं कर सका। 5 लाख एक्सीडेंट हो रहे, 1.5 लाख मौतें होती है। मैं उसके लिए भी इमोशनली काम करते रहता हूँ। मैंने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मैंने कितना अच्छा किया और बुरा किया, ये कहने का अधिकार जनता का है। अभी आपने दिसंबर 2024 में ही आंकड़ा दिया था 1,78,000 मौतें वार्षिक हर साल हो रही हैं। तो उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए मतलब क्या क्या कदम अब तक उठाए गए हैं, और आम लोगों से भी आप एक मंत्री होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इसमें 4 बातें हैं। पहला है रोड इंजीनियरिंग।
इसमें ब्लैक स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए, 40,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। हमने लगभग देश में जितने ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, जो हमारी गलती है। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड की अब गाड़ियाँ बन रही है। हमने भारत एन कैप चालू किया है, जिसमें 6 एयरबैग्स लगती है, सब प्रकार के प्रिवेंटिव मेजर। लगभग आज हमारी गाड़ियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबरी में है। तीसरी बात जो होती है वो इन्फोर्समेंट, ये 3 ई में तीसरा इन्फोर्समेंट। हमने नया बिल पास किया रोड सेफ्टी का, फाइन पेनल्टीज बढ़ा दी ताकि लोग ये ना करें, जैसे लेन डिसिप्लिन का पालन करें, रेड सिग्नल होगा तो रुक जाए, ड्राइविंग लाइसेंस बराबर लें। और चौथी बात है एजुकेशन की। हम लोग प्रचार भी कर रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, हमारा अभियान है। अभी हमने रोड सेफ्टी पर बहुत सुंदर गीत तैयार किया है शंकर महादेवन का, बहुत पॉपुलर हुआ है। तो हम लोगों में जा रहे, बच्चों के कार्यक्रम कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक लोग हमारे साथ आए और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए हम परवाह करें, माने परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। 10,000 एक्सीडेंट बच्चे मरते स्कूल के सामने, 30,000 लोग इसलिए मरते कि वो हेलमेट नहीं पहनते। और इसलिए हमने रूल्स ऑफ द रोड इसका पालन करना चाहिए। जब गाड़ी और स्कूटर चला, मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे। अभी आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, हम उनके साथ मीटिंग की और अभी हमारे स्कूल के कोर्सेस में भी रोड सेफ्टी का विषय उन्होंने लाने के बारे में निर्णय किया है। तो नई जनरेशन के जो भविष्य के नागरिक हैं उनको रोड सेफ्टी के बारे में जागरूक करना, ये भी काम कर रहे हैं। अभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NSS, NCC टाइप की है, कुछ NGOs है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, सबके मदद से हम प्रोग्राम करते, मीडिया का सहयोग ले रहे हैं कि ये रोड सेफ्टी के बारे में हम लोगों को जगाए। और निश्चित रूप से अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और ये डेथ कम होंगी। और दूसरी बात, जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं उनका भी बहुत बड़ा लाइफ खराब होता है। तो हमारा ये बहुत बड़ा पब्लिक इशू है और इसमें हमको मीडिया से लेकर जनता का, सेलिब्रिटीज़ का, सबका सहयोग चाहिए। कई बार स्पीड को लेकर भी इस तरह की खबरें आती हैं कि स्पीड की वजह से लोगों की जान चली गई, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नियमों को अगर सही तरीके से पालन किया जाएगा तो फिर रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आएगी। लेकिन स्पीड को लेकर, स्केल को लेकर हमने देखा था, कई बार आप बयान देते हैं, जैसा कि अमेरिका की सड़कों से आप कह रहे हैं कि 2 सालों में हमारे देश के कई हिस्सों की सड़कें बिल्कुल उसी तरह से हो जाएंगी। स्पीड मतलब 150-200 किलोमीटर की भी बात आप ही की ओर से की जाती है। देखिए, हमने एक्सिस कंट्रोल रोड बना है, तो नेचुरली अभी हमको स्पीड भी 120-140 किलोमीटर तक अनुमति देनी पड़ेगी। अभी विदेशों में तो 200 किलोमीटर तक अनुमति है। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट केवल स्पीड के कारण नहीं होते, पर जब ये एक्सिस कंट्रोल हाईवे मालूम होने के बाद उसमें हम स्कूटर को अलाउ नहीं करते, फिर भी लोग, कोई पैदल उतर के गाड़ी रास्ते में रोक देगा, एक्सीडेंट होंगे। हमें आने वाले समय में हमारी सुरक्षा के दृष्टि से हमारी जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उसका पालन आम आदमियों ने अगर किया तो रोड एक्सीडेंट नहीं होंगे। आने वाले समय में ये जो स्पीड है ये कहाँ तक ले जाने वाले हैं आप? देखिए, ये सब्जेक्ट जो होता है कॉन्करेंट लिस्ट में है। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का सब्जेक्ट केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास है। तो राज्य सरकार पुलिस कमिश्नर और SP की सलाह से उनके ज़िले में स्पीड निश्चित करते हैं। अब मैं आ जाती हूँ नितिन गडकरी के मन में अपने मंत्रालय को लेकर वो कौन कौन से कामकाज बाकी हैं जिनको बहुत तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसमें चुनौतियां किस तरह से नजर आती हैं। कई बार अधिकारियों के साथ हम सब ने देखा है, आप खुले मंचों पर भी स्वीकार करते हैं कि बात नहीं मानने पर बिल्कुल विद्यार्थी परिषद के जमाने वाले अंदाज में नितिन गडकरी सामने आ जाते हैं डांट फटकार लगाने के लिए। किस किस तरह की चुनौतियां हैं? पहली बात तो ऐसी है कि ये लीडरशिप की टेस्ट है। मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। लैंड एक्विजिशन की समस्या है, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की समस्या है, कहीं इंक्रोचमेंट हटाना पड़ता है, लोग रोक देते हैं। हम लोग स्ट्रांग पॉलिटिकल विल और इच्छा शक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हम रिव्यू मीटिंग करते, राज्य सरकार के साथ बैठते, चीफ मिनिस्टर के साथ बैठते हैं, उनके प्रॉब्लम समझ लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो ये समस्या है, पर समस्याओं से भागना ये उपाय नहीं है। समस्याओं को सुलझाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है
और ये हमारी पहले के मुकाबले अब तालमेल क्या बेहतर हो गया है? क्योंकि 11 सालों से लगातार ये मंत्रालय आपके पास है और आपने रिकॉर्ड भी बनाया है। किसी एक मंत्रालय में लगातार इतने सालों तक बने रहने का ये रिकॉर्ड भी आपके नाम ये दर्ज हो तो चुका रिकॉर्ड है। नहीं, और ऐसे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं आप। और मुझे खुद 13 डीलिट्स मिली है, डॉक्टरेट्स मिली है। उसमें से तो 6 से 7 एग्रीकल्चर साइंस में, पर बाकी तो रोड से रिलेटेड काम के लिए लोगों ने दी। पर ये काम, ये क्रेडिट मेरा अकेले का नहीं है। मैं एक रात दिन काम करने वाले इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे ऑफिसर्स सब मेहनत करते हैं, उस टीम का ये क्रेडिट है, मेरा अकेले का नहीं है। कभी कभी स्वाभाविक रूप से मंत्री होने के नाते मुझे उसका क्रेडिट मिलता है, पर ये मेरे टीम जो काम कर रही रात दिन, उनका क्रेडिट है, उनका सबका क्रेडिट है। जब हम आपके मंत्रालय को देखते हैं और जब स्टेट में जो रोड या हाईवे निर्माण किए जाते हैं उनको देखते हैं, हाल ही में हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर बहुत सारे सवाल देखे और भी जगहों पर देश के अलग अलग हिस्सों में, तो वो कौन कौन से 3 बातें हैं? अगर कहीं पर भी इस तरह का निर्माण किया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे यूपी सरकार का, हमारा नहीं है। उसको लेकर बहुत सारे सवाल कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर खड़े हुए थे और वो यूपी सरकार बना रही है। पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि जो लोएस्ट आता है उसको डीपीआर बनाने के लिए हम चुनते हैं। उसमें हमारे डीपीआर जितने अच्छे चाहिए उतने नहीं मिलते, परफेक्ट नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में डीपीआर अच्छे बनना, डीपीआर में कहाँ अंडरपास है, कहीं फ्लाईओवर है, फुट ओवर ब्रिज है। अब हमने प्री कास्ट को मैंडेटरी कर दिया रोड कंस्ट्रक्शन में। दूसरी बात, फुट ओवर ब्रिज अगर बनेंगे तो उसमें हम ऐसा स्लोप रखकर वहाँ ऊपर जाने के लिए स्कूटर भी जा सकेगी, और दिव्यांग और सीनियर सिटीजन के लिए हम लिफ्ट भी, इलेक्ट्रिक लिफ्ट भी बनाएंगे। तो धीरे धीरे रोड साइड एम्यूनिटीज़ में हम रेस्टोरेंट बना रहे हैं, वहाँ का लोकल फूड वहाँ रहेगा, वहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स मिलेगा। तो हमने सब प्रकार से हमारे रोड पर चलने वाले जो लोग हैं उनको ये स्पेशल सेवाएं देना हमारी जिम्मेदारी है। ये पैसा कमाने का साधन नहीं है। तो अच्छे टॉयलेट देना, अच्छी वॉशरूम देना, छोटा बच्चा है वहाँ उसको दूध पिलाते उसके लिए रूम बनाना, लैंडस्केपिंग करना। तो हम लोग अब उस एंगल में हम सफ़र करके बना रहे हैं। रोड साइड एम्यूनिटीज़ हमने अच्छी अच्छी बनाई है। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि वही पेट्रोल और गैस स्टेशन नहीं, तो क्लीननेस चाहिए, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छे होटल रेस्टोरेंट चाहिए रीज़नेबल रेट में, वहाँ का हैंडीक्राफ्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल लोगों को मिलने चाहिए। तो हम बड़े इससे अच्छे इसमें इसका सबका विचार कर रहे हैं और ये सुविधाएं मिल रही है। इसीलिए लोग आजकल तीर्थाटन करने के लिए और टूरिज्म के लिए अपनी खुद की गाड़ी खरीदते हैं और परिवार को लेके निकलते हैं। ये बिल्कुल सही बात है और जगह जगह इस तरह के कल्चर को हमने देखा है कि पिछले 5-10 सालों में काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ावा आया है और उसका क्रेडिट भी आपको जाता है। आपके मंत्रालय को लेकर यकीनन अगर बाकी मंत्रियों से तुलना की जाएगी तो जनता सबसे ज़्यादा आपको सराहती हुई नजर आती है। लेकिन नितिन गडकरी चूंकि हर मुद्दे पर बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं, इस वजह से, और आप भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, आप बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब मैं कुछ और सवालों पर आ जाती हूँ जो थोड़ा आपके मंत्रालय से है। बीजेपी को अपना नया अध्यक्ष चुनने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आप 52 साल की उम्र में सबसे युवा अध्यक्ष बने थे भारतीय जनता पार्टी के 2009 से 13 में। अभी कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस में आपसी तालमेल की कमी है, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं ये लोग कि कौन बनेगा अध्यक्ष। आपका सवाल सही है पर गलत व्यक्ति को है। आप ऐसा करिए, जो आपने मेरा इंटरव्यू जब लिया तो एक बार नड्डा जी से भी इंटरव्यू लीजिए और उनसे पूछिए, वो हमारे अध्यक्ष है, वही बता पाएंगे। आपको अगर अध्यक्ष बनाया जाता है, क्योंकि एक बार आप पहले रह चुके हैं, आपको लंबा अनुभव है, तो क्या गडकरी जी तैयार हैं? अभी तो कोई अध्यक्ष मुझे बनना भी नहीं और बनने का सवाल भी नहीं होता। बनने का सवाल भी नहीं होता है। आरएसएस अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। आप स्वयं सेवक रहे हैं, कई अलग अलग कार्यक्रमों में भी हमने आपकी भागीदारी देखी है। आरएसएस सबसे ज़्यादा आलोचना का सामना एक संगठन के तौर पर भी करता है विपक्षी दलों की ओर से। तो आप आरएसएस को किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? 3 बड़ी बातें जो आरएसएस के बारे में जो कुछ कहना है वो आरएसएस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को अधिकार है। पर जहाँ तक मैं स्वयंसेवक करके इतना कह सकता हूँ, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। आज आरएसएस 100 साल पूरे कर रहा है जी। आरएसएस ने आदिवासी वनवासी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। आरएसएस की प्रेरणा से हजारों कोऑपरेटिव बैंक का चल रही है। आरएसएस की प्रेरणा से लाखों स्कूल्स और कॉलेजेस चल रहे जहाँ अच्छे संस्कार प्राप्त हो रहे हैं। आरएसएस की प्रेरणा से अनेक मंदिरों में अच्छे ट्रस्टी अच्छा काम, सेवाभावी काम कर रहे हैं।
आरएसएस के विद्यार्थी क्षेत्र में, मजदूर क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। ये राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति हो, उन्नति हो, विकास हो, ये राष्ट्र विश्वगुरु बने, इसलिए अनेक पीढ़ियों तक अनेक लोगों ने अपने जीवन को समर्पित भाव से काम किया है और इसलिए आरएसएस का ये गौरवशाली इतिहास 100 साल पूरे कर रहा है। और आरएसएस विश्व का ऐसा एक संगठन है कि आज मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई संगठन हो, और ये 100 साल का इतिहास एज ए स्वयंसेवक करके हम सबके लिए बहुत अभिमान का विषय है। पर कुछ लोग आरएसएस को न समझते हुए, राहुल गांधी बहुत आलोचना करते हैं हर मुद्दे पर, आरएसएस पता ही को नहीं लेकर आरएसएस आते क्या है, एक बार वो समझे आरएसएस क्या है, प्रत्यक्ष रूप से देखे। हैं। कैसे समझेंगे राहुल गांधी? समझेंगे, समझ सकते हैं। देखो, अगर कोई आप प्राणी देखते हैं, अगर वो घोड़ा है तो घोड़ा है, कोई दूसरा बोलता है घोड़ा नहीं गधा है, तो उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए, जाके खुद देखना चाहिए। आप इनडायरेक्टली किसको घोड़ा और किसको गधा बता रहे हैं? मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक समझो गधा खड़ा है, कोई कहता है ये घोड़ा है, कोई कहता है गधा है, तो वहाँ जाकर अब देखेंगे हम, तो हमको समझ में आएगा आंखों से कि भाई सही क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सही अगर रूप से संघ को देखेगा तो सच्चाई को समझ लेगा, उसके मन में कोई गलतफहमी नहीं रहेगी। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की पारी किस तरह से आपको दिखाई देती है? क्योंकि कांग्रेस वाले भी आजकल बड़ी तारीफें करते हैं समय समय पर, और एक बयान भी सामने आया था आपका कि 240 सीटें आने के बाद किस तरह से विपक्षी दलों की ओर से आपको ऑफर दिया गया था प्रधानमंत्री के लिए, इस तरह की भी बातें हुई थी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे कुछ कहना नहीं है, ना मैं प्रधानमंत्री का दावेदार हूँ। ख्वाब तो होगा ना कभी तो मन में उत्तराधिकारी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का कौन होगा उत्तराधिकारी, इसको लेकर क्या नेताओं की महत्वाकांक्षा नहीं पहली बात होती तो है? ऐसी है और कि महत्वाकांक्षा रखना क्या गलत बात है? नहीं, पहली बात तो मैंने ज़िंदगी में अपना बायोडाटा कभी छापा नहीं है, मैं कभी कोई टिकट मांगने के लिए किसी के पास गया नहीं हूँ, मैं काम करते आया हूँ। आप अगर मुझे नज़दीक से मेरे पूरे लाइफ का अध्ययन करेंगे तो मैं अलग टाइप का व्यक्ति हूँ। कुछ लोग पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन में, मैं इमरजेंसी के बाद राजनीति में आया हूँ और मैं अपने कन्विक्शन के आधार पर काम करते रहता हूँ। और पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये विश्वास रखकर काम करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अपन ने अपनी बात लोगों को बतानी चाहिए। और आज मेरा अनुभव ये है कि अपनी बात और अपना काम अगर सही है तो लोग जात, पंथ, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर निश्चित रूप से आपको समर्थन करते हैं। और जब लोगों का विश्वास, लोगों का प्रेम और लोगों का आपके प्रति, कार्य के प्रति अभिमान जब बढ़ता है तो यही राजनीतिक जीवन में किसी नेता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि जो प्रेम मुझे लोगों का मिलता है वैसा ही मिलता रहे और मैं लोगों के लिए काम करते रहूँ, यही मेरी भावना है। अब गडकरी साहब इतना बेबाक बोलते हैं कि आपका एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था कि जो करेगा जाति की बात मैं मारूंगा उसको लात, और उसके बाद आपकी सरकार क्या कहती है? अचानक से एक दिन जातिगत जनगणना का ऐलान कर देती है, फिर अधिसूचना भी जारी कर दी जाती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल जाति पंथ से अलग अपने आप को अलग अलहदा मानती है, उसको जातिगत जनगणना करवाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? विपक्षी दलों ने कहा कि हमारे सामने झुक गई सरकार। देखो, जातिगत गणना एक अलग विषय है। मैं जिस संस्कारों में बड़ा हूँ कि कोई भी उसकी जात, व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, गुणों से बड़ा होता है। और मैं अपने जीवन में इस बात का अनुकरण करता हूँ और मैं जातिवाद का पालन नहीं करता। अब गणना करा के जातिगत तो झुक गई ना जातिगत सरकार। गणना, राहुल गांधी कहते हैं हमारी जीत हो गई, सरकार को झुका दिया हमने। जातिगत गणना करना ये कोई जातिवाद नहीं है, ये एक सिस्टम है। आप जैसे आप ये जनगणना करते हैं तो आप मेल है कि फीमेल है लिखते हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। फिर धर्म पूछते हैं। जातिगत जनगणना इतना ही अगर अच्छा है तो फिर 1931 के बाद जब हुए भी एक दो बार तो उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? अगर इतना ही अच्छा आपकी सरकार 11 सालों से थी, अब जाकर आप लोगों ने इसका ऐलान किया है। शेड्यूल ट्राइब की संख्या कैसे तय हुई? जब जनगणना हुई तभी हुई ना। तो मुझे लगता है इसको हमने इस प्रकार से समझना चाहिए उसको। हाँ, जब आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जाति के आधार पर, वो जातिवाद है। आप सांप्रदायिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो सांप्रदायिकता है। और मैं ये मानता हूँ कि जातिवाद और सांप्रदायिकता से मुक्त सामाजिक और आर्थिक समता के आधार पर भारतीय समाज निर्माण हो, यही हम सीखे हैं, यही हमारा संस्कार है और इसी के लिए हम काम करते रहेंगे,
यही हमारी कमिटमेंट। विपक्ष के लोग आपकी तारीफ करते हैं तो मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा कौन दिखाई देता है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव या फिर कोई और? नहीं भाई, मैं तो जनता को तय करना है, मैं कौन होता है तय करने वाला। विपक्ष के लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं आपकी? आपने बिल्कुल सही सवाल किया, तो जाके उनसे ही पूछिए कि क्यों कर रहे हैं। आपको भी तो पता होगा मैं कि तो क्यों तारीफ की जाती देखो, है मेरी आपकी? पार्टी स्पष्ट है, मेरे विचार स्पष्ट है, मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ। और पर एक बात है, ऐसे डोरे डालते रहते हैं विपक्ष के लोग आपके ऊपर। नहीं, जो सही काम होगा मैं सबका करता हूँ। मेरे पास जो जो सही काम है, क्योंकि एक बताइए, एक नेशनल हाईवे बन रहा है, एक बीजेपी का एमपी है, तो उसके काउंसिल में बना और कांग्रेस का एमपी नहीं बना तो रोड ही नहीं बन पाएगा। क्योंकि रोड अगर पूरा बनूंगा तो रोड का फायदा होगा। तो मैं तो जो सही काम है वो सबका करता हूँ। गडकरी जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार जो वो कमिटमेंट कर देते हैं उससे पीछे नहीं हटते। आपके मंत्रालय को लेकर भी हम सब ये जानते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अगर दोस्ती की मैं बात करूं तो सत्ता पक्ष में सबसे करीब आपका दोस्त कौन है और विपक्षी दलों में कौन ऐसा है जिसको 2 AM फ्रेंड, जिसको जेनजी के हमारे आज की युवा कुछ लोग तो होंगे बहुत देखिए, करीबी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दोस्ती का संबंध जात, पंथ, धर्म, भाषा और पार्टी से नहीं होता। दोस्त होता है, और एक बार दोस्त का हाथ पकड़ लेते हैं तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जिंदगी में उसका अनुकरण करता हूँ हमेशा। बिल्कुल, अगर वो गड्ढे में जाएगा तो भी हाथ नहीं छोड़ता कभी। दोस्ती क्या है आपके लिए? हाँ, क्या है दोस्ती, उसको परिभाषित कैसे देखो, करेंगे? दोस्ती का एक ईमान होता है। मैं जो बहुत, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन का हूँ। और ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। मैं भी अनेक बातों को समझता हूँ, कभी कभी उसको करना पड़ता है। चलते रहना चाहिए, अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को साथ रखकर, गरीब व्यक्ति को केंद्र बिंदु मानकर। और पॉलिटिक्स इज, ये वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी केवल राजनीति नहीं है, राजकारण नहीं है, सत्ताकरण नहीं है, पावर पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स यानी समाज कारण, राष्ट्र कारण, विकास कारण है, सेवा करना। मैं कितने किसानों में काम करता हूँ, मैं एकल विद्यालय चलाता हूँ, मैं साड़ियाँ बनाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक खाद तैयार करता हूँ। आप कभी आइए, मेरे अनेक उपक्रमों के अभी टर्नओवर 2,500 करोड़ है, 15,000 लोगों को जॉब मिला है। तो आप बड़े आदमी हैं ना, तो बड़े आदमी नहीं, लोगों के लिए राजनीति अलग है। जो बेचारा आम आदमी है वो नेता बन रहा है नया, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? प्रॉब्लम दिल्ली की मीडिया का यही है कि आप मुझे फटकन बड़ा आदमी का, मेरा कुछ नहीं है। आप बड़े आदमी तो हैं, आप कैसे इनकार करेंगे? वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है। मैं क्रीड़ा महोत्सव करता हूँ, 80,000 खिलाड़ी खेलते हैं, वो मेरा थोड़ी है। मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ, 17 दिन, देश भर में प्रसिद्ध है, बड़े बड़े लोग आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, 50,000 लोग आते हैं। मैं एग्रो विजन करता हूँ, 5 लाख किसान आते हैं। अभी हमने एडवांटेज विदर्भ किया, 7.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है विदर्भ में। मैं ज्येष्ठ नागरिकों के लिए काम करता हूँ। मैं 1200 एकल विद्यालय आदिवासी क्षेत्र में वो भी काम करता हूँ। मैं अभी लड़कों को रोजगार देने के लिए, चिंधिया है ना जी, इसके कारपेट बनाता हूँ, 1500 महिलाएं ट्रेन हुई। मैं साड़ियाँ, हमारे हैंडलूम है, उसमें काम करता हूँ। ये कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। ये मेरे यहाँ सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोशल कॉन्शियसनेस के आधार पर समाज के जो पीड़ित है, शोषित है, सामाजिक आर्थिक से पिछड़े हुए हैं, उनके लिए मैं अपना घर परिवार संभाल कर, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ, सब संभाल कर मैं उनके लिए भी काम करते रहता हूँ। और दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। ये मेरा किन बातों को लेकर चर्चा आप करते हैं? एक तो पॉलिटिक्स हो गई, एक आपका बिजनेस हो गया। अगर परिवार के या दोस्तों के साथ आप बैठे रहते हैं तो सबसे ज्यादा, चूंकि चर्चा विद चित्रा मेरे शो का नाम है, तो सबसे ज्यादा चर्चा किस अलग विषय पर नितिन गडकरी जी को करना पसंद है? खाने पे चर्चा होती है ज्यादा। खाना और गाना? गाना होता है, खाना होता है। मैं देखो, मैं खुश हूँ, खुश रहना चाहता हूँ और सबको खुश रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। कुछ देखो, तो लाइफ होती होंगी, जब दुखी होते होंगे तो अपने आप को कैसे राजनीति, हमारे घर में राजनीति छोड़कर सब बातों पे चर्चा होती है। घर में राजनीति की बात ही नहीं होती है? नहीं होती। परिवार के बाकी लोग बिल्कुल नहीं होती। मेरे घर के परिवार का एक भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। आएंगे या नहीं आएंगे वो तय करेंगे। जब तक मैं हूँ, मैं इस बात का विरोधी हूँ कि नेता के पेट से नेता नहीं पैदा होगा, तो मेरे यहाँ कोई नहीं है राजनीति। फिर तो आपकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता हो जाएंगे, कई तो केंद्रीय मंत्री ही हैं जिनके बेटे राजनीति में हैं। हर पर नितिन गडकरी जी उनको भी सिखा रहे हैं कि नहीं करना है ऐसा। देखो, मेरा जो मोदी जी भी कहते हैं
कि किसी का बेटा होना गुनाह नहीं है। अगर मेरे बेटे को अगर टिकट मिलना है तो कार्यकर्ता और जनता कहती है कि इसको टिकट दो, तो उसका नहीं, लड़ना लेना उसका प्रश्न है। जिस दिन मैं उसकी वकालत करता हूँ कि मेरे लड़के को टिकट दो, वो गलत है। लेकिन ये जो खाना और गाना की हम बात करें, आजकल कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं नितिन गडकरी जी? कोई कुछ गाना तो आपको सुनाना पड़ेगा। बहुत मतलब गाने आप सुनते हैं, आपका इंटरेस्ट भी है, भाषाएं भी आपको समझ में नहीं आती, वो वाले गाने भी आप सुन लेते हैं। बाबर क्या मुकर्रर करके कश्मीर का गाएगा, हाँ। उसका गाना मुझे बड़ा पसंद है। कौन सा? अब वो बहुत सुनते रहता हूँ, अनेक गाने सुनते रहता हूँ। कोई तो एक दो चार लाइन आपको गुनगुनाना पड़ेगा। मैं वीर ज़रा जो पिक्चर था ना, वीर ज़रा, मदन मोहन का संगीत था जिसमें लता जी ने, काफी सुंदर गाने, वो सुनता हूँ। कौन सा? बहुत सभी सुनता हूँ, आपको प्रसिद्ध है, मालूम है सब। तो आप सर गुनगुना दीजिए ना, हमारे दर्शक वो डिमांड कर रहे हैं कि गडकरी जी से बिना गाना गाए आप इनको शुक्रिया मत अदा कीजिएगा। इतना बड़ा गायक नहीं कि मैं गा सकूं, पर मैं जरूर सुनता हूं, सुनने का आनंद लेता हूं। और कभी गज़ल सुनता हूं, कभी मुकेश के गाने सुनता हूं, कभी मॉडर्न संगीत। इतना समय मिल जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी जी अगर इतने सफल हैं तो लगातार वो 24 घंटे काम करते रहते होंगे, उनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं होगी। ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं रोज़ रात को नया नया खाना खाता हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट का मेनू चार्ट है मेरे यहाँ, क्या खाना कल, और मैं खुशी से अपने इससे रहता हूँ। और सब ऐसा कोई नहीं, मैं बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं करता और बहुत ज़्यादा ऐसी कोई बातों में। अब लोगों को लगता है कि मैं खूब काम करूँ तो मैं खूब मेहनत करूँ, मेहनत करता हूँ। जब रहता हूँ अभी दिन भर अपना रिव्यू करता हूँ, काम करता हूँ, शाम को भोजन के लिए कहीं चले जाता हूँ। ठीक है, मुझे हमारी टीम की ओर से कहा जा रहा है कि वक्त अभी इतने की इजाज़त देता है, लेकिन छोटे छोटे कुछ और सवाल जिसका मैं जवाब जल्दी से ले लेती हूँ आपसे। बार बार इस तरह का एक भ्रम कह लें या इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि अभी का जो रिश्ता है आपके बीजेपी के बड़े नेताओं से वो क्या कहलाता है? गडकरी साहब क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं पार्टी का कमिटेड कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के लिए जितना काम पार्टी बताती वो करते रहता हूँ। विपक्षी दल इसको लेकर कई बार तंज भी कस लेते हैं कि मोदी जी में और गडकरी साहब में नहीं बनती है। नहीं, विपक्ष का काम ही है कुछ ना कुछ करके कन्फ्यूजन क्रिएट करना, विरोध क्रिएट करना, ऐसी कोई बात नहीं। मोदी जी हमारे नेता है, देश के प्रधानमंत्री है और उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। मतलब सब कुछ एकदम ऑल इज वेल, सब ठीक है? सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकता कहीं। मौजूदा वक्त में आपकी सरकार को बहुत आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है, खासतौर से पाकिस्तान के मुद्दे पर सीज फायर करके। क्यों किया गया सीज फायर, क्या जरूरत थी उसकी? ये सब विषय मेरे डिपार्टमेंट के अधीन नहीं है। इसमें से विदेश मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो समय समय पर अपनी बात रखते हैं और सरकार में हमने अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर बाकी डिपार्टमेंट में बोलना उचित भी नहीं है, उसका ही पालन हम सबने करना चाहिए। ठीक है, एक दो और छोटे छोटे सवाल नितिन गडकरी जी के लिए, चूंकि हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में युवा आबादी है जो आपको देखती और सुनती है, खासतौर से सोशल मीडिया पर आपके बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं। अगर सफलता का मंत्र हम जानना चाहें तो वो किस तरह से आप डिफाइन करेंगे? असफल अगर कोई व्यक्ति होता है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? देखिए, सफलता और असफलता तो जीवन में चलती रहती है। ना सफलता परमानेंट है ना असफलता परमानेंट है। असफलता के अनुभव से ही सफलता का मार्ग जाता है। आदमी ने पॉजिटिविटी के साथ मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, ओनरशिप रखनी चाहिए और काम के पीछे लगातार लगते रहना चाहिए। आज की असफलता कल की सफलता में परिवर्तित होती है, यही मेरा अनुभव है। और इसलिए पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस दो बातों के साथ चलते रहना चाहिए, अल्टीमेटली आपको यश मिलेगा ही। जब आप उदास होते हैं तो अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए क्या करते हैं? मैं कभी उदास रहता ही नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बता रहा हूँ, ये तो ह्यूमन नेचर है ना कि कई बार अपने मन से अगर काम नहीं होता होगा तो लगता होगा ऐसा क्यों? भगवान ने हमारी औकात से बहुत ज़्यादा हमको दिया है और जो कुछ दिया है उससे पूरा समाधान है। मैं सही बताता हूँ आपको, मैं राजनीतिक नेता होने के बाद भी मेरा स्वभाव, व्यक्तित्व, रोज का आचरण टोटली अलग है। जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं वो आपको बता पाएंगे। जीवन में नितिन गडकरी जी जो भी हासिल करना चाहते थे, क्या सब कुछ मिल गया? मुझे बिल्कुल अपने हैसियत से बहुत ज़्यादा हासिल हुआ। मैं खुश हूँ, समाधानी हूँ, कहीं भी नाराज़ नहीं। क्या ख्वाब हैं जो पूरे होने अभी बाकी हैं? कोई ख्वाब नहीं। कोई ख्वाब नहीं है? ऐसा क्या, इतना संतुष्ट व्यक्ति कैसे हो सकता है कि कोई ख्वाब ही नहीं है, अब सब कुछ पूरा हो गया? देखिए, मेरे व्यवहार में भी यही है। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप अनेक लोगों को देख चुके, इसलिए आपको विश्वास रखना कठिन जा रहा है। मेरा वो स्वभाव नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल खुश हूँ।
बहुत घंटों तक आप योग करते हैं, एक्सरसाइज हाँ, करते हैं, इस वजह से एक बात ये जरूर है, मेरा feeling आपके लाइफ भीतर बहुत है। इरेगुलर इंडिसिप्लिन था। कोविड के बाद मेरा लाइफ बदला है। आज सुबह मैं नागपुर से हवाई जहाज से आया हूँ, सुबह 5:30 बजे उठा हूँ, 2.5 से 3 घंटा मैंने व्यायाम प्राणायाम किया और फिर उसके बाद स्नान करके मैं फ्लाइट में 9 बजे की फ्लाइट से यहाँ आया हूँ। 2.5 से 3 घंटे हर रोज आप करते रोज हैं करता व्यायाम, हूँ, यस। प्राणायाम। और मैं आपके मार्फत सबको कहूँगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू योर हेल्थ। जो गलती मैंने की आप मत करिए। पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दीजिए, सेकंड प्रायोरिटी अपने ऑनेस्ट वेल्थ को दीजिए और फिर आपको जो लगता है वो काम। तो दिल्ली आने के बाद क्या क्या बदला गडकरी जी में? एक तो जब आप आए थे तो उस समय वजन बहुत ज्यादा था, आपके किचन की भी बहुत सारी तस्वीरें आप मुझे वायरल होती बताइए, थी, अभी वजन आपने आप बहुत कम कर देखो लिया। 135 किलो वजन था मेरा, जी, आज 86 है, 85-86 है। 49-50 केजी वजन कम हुआ है। आप फूडी भी हैं, कंट्रोल कैसे कर लिया? थोड़ा खाता हूँ, थोड़ा खाते हैं, नियत है मेरी खाने में, पर मैं खाने में कंट्रोल किया है। ठीक है। चलते चलते एक आखिरी सवाल जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र से आप चूंकि आते हैं और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि फर्जीवाड़े के बलबूते जीती है बीजेपी वहां पर। देखिए, जब जनता का वर्डिक्ट मिलता है, हार या जीत हो, उसको स्वीकारना चाहिए। वो वर्डिक्ट के बाद इस प्रकार की बातें करना मुझे ठीक नहीं लगता। आपको इस बारे में अब ज्यादा कुछ और नहीं कहना? बस, ठीक है। बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। नितिन गडकरी जी को देखकर यही कहा जा सकता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। बहुत सही। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे इनका मंत्रालय और तेजी से कितने कामकाज करता है और सबसे ज्यादा नजर इस बात को लेकर कि टोल बूथ पर क्या अब हमें अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, इसके लिए थोड़े कुछ और घंटों का आप इंतजार कीजिए। बहुत ही गुड न्यूज आपके सामने आने वाली है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।